हमारे साथ अभी मनोज तिवारी जुड़ गए हैं। मनोज तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। पहले जब दिल्ली के नतीजे आ रहे थे तब आपसे पिछली बार मुलाकात हुई थी। आप देखिए, आप पॉलिटिक्स में भी हैं और आप कम्युनिकेटर भी हैं। जनता की नब्ज भी आप समझते हैं। तो इस बार जो हमने देखा वो ये है कि तेजस्वी का जो कैंपेन था वो बीजेपी से बिल्कुल अलग था। तेजस्वी, और दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। तेजस्वी एक एक दिन में 17 रैलियां कर रहे थे, यानी आपसे ज्यादा कहीं फास्ट थे, तेज खेल रहे थे। दूसरा, उनकी रैली छोटी होती थी, T20 स्टाइल में। बीजेपी की रैली बड़ी होती थी, उसमें लंबे लंबे भाषण होते थे, एक के बाद एक नेता बोलते चले जाते थे, पूरा स्ट्रक्चर्ड होता था। तेजस्वी आते थे, छोटे भाषण देते थे, 5-7 मिनट में भाषण खत्म किया, टू द पॉइंट बात करते थे, वोटर के पास जाते थे और कहते थे कि सिर्फ वोट मांगने आया हूं, बताओ वोट दोगे या नहीं दोगे। ज्यादा लंबा चौड़ा उन्होंने, बहुत ज्यादा निबंध उन्होंने लिखा नहीं वोटर के लिए। आपको ऐसा लगता है कि आज के जमाने में ये जो आप किसको कह सकते हैं कि जो क्विक फायर जो उन्होंने किया, ये बीजेपी जैसी भारी भरकम पार्टी पर भारी पड़ गया? सुधीर भाई, आपका नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिन के बाद बात हो रही है आपसे। और मैं मानता हूं कि जनता अभी ना बहुत लंबा लंबा नहीं सुनना चाहती। जैसे अगर वो नरेंद्र मोदी जी को सुनने आना चाहती है तो वो चाहती है बस नरेंद्र मोदी जी आए, अपनी बात कहें, और उसके पहले हम बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से लोड में ना पड़े। ये सही है। और आपने जो कहा तेजस्वी की भीड़, जो तेजस्वी का जो तरीका था, निश्चित रूप से कुछ नया था। हालांकि उनके स्ट्रेटजी भी रही होगी कि बहुत सारे लीडर को नहीं बुलाना है, क्योंकि बहुत सारे लीडर बोलते तो फिर वो कभी कभी होता है ना, बोल के भी बुरा हो जाता है। तो ये उनके स्ट्रेटजी अच्छी थी। और हम लोगों ने भी कई जगह ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई इस बार। जैसे हमने 56 जगह सभाएं करी, तो हम लोग 20-25 मिनट में अपनी बात कह के फिर आगे जाते थे। लेकिन हाँ, ये था कि उसके पहले कुछ और लोग बोलते थे। लेकिन ये सब कुछ के बावजूद भी जनता तो अपने हिसाब से ही आती है। अगर उसको कह भी दीजिए 5 वक्ता है ना, तो जनता थोड़ी मंच के पास आ जाती है, इधर उधर काम करती रहती है। देखा कि जब मुख्य वक्ता आ गया तो वो आके खड़ी हो जाती है। और आजकल तो मैक्सिमम लोग, ऐसे बड़ा स्टेट है बिहार, तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो उनको पता चल जाता है। लेकिन निश्चित रूप से एक दिन में, जैसा मुझे भी पता चला, 15-16 रैलियां, तो तेजस्वी का ये इतना रैली कवर करना एक अच्छा संकेत है। लेकिन कुल मिलाकर के सिर्फ रैली से तो नहीं डिसाइड हो सकता, उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं जनता के। वो रैली में आए या न आए, वो अपना फ्यूचर अच्छा से देख सकती है। तो आज तो जनादेश का दिन है सुधीर भैया, बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। सबने अपनी अपनी बातें कह दी है और अब जनता का सुनने का दिन है। उसी आधार पे बहुत सारे तीखे वार भी होंगे, लेकिन सब कुछ एक मर्यादा में हो। जी। चाहे एनडीए आगे जाए या महागठबंधन जाए, मैं समझता हूं बिहार जीते। हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी आलोचना भी करेंगे, आपकी कमियां भी बताएंगे, मर्यादा में रहकर ही बताएंगे। लेकिन आपको भी अब हार का अच्छा खासा अनुभव है। आप भी दिल्ली में अच्छा बढ़िया तरीके से हारे थे जब आप अध्यक्ष थे, और इस नाते, क्योंकि आपका भी अपना हार का अनुभव, उससे आपने सीखा होगा। बात देखिए, लेसन वही है फिर से। दिल्ली में भी आपके पास लोकल लीडरशिप नहीं थी और बिहार में भी आपके पास लोकल लीडरशिप नहीं थी। और दिल्ली में बैठकर आप नारा जो देते हैं वो देते हैं वोकल फॉर लोकल का। तो जब तक लोकल लीडरशिप आपकी नहीं आएगी जो तेजस्वी का मुकाबला कर सके, तो दिल्ली से बैठ के रिमोट कंट्रोल से और यहां से नेताओं को भेज के हेलीकॉप्टर में आप कितने दिन तक चुनाव लड़ेंगे? और लड़ेंगे भी तो ऐसे ही हार जाएंगे। नहीं, आपकी बात सही है। कई मुद्दों पे बिहार में खास तौर से हम बहुत समय से एनडीए के साथ एक गठबंधन में आगे चले हैं। नीतीश जी हमारे नेता हैं, लेकिन हमारा जीत का भी बहुत अनुभव है। मैं दूसरी बार सांसद हूं। एक बार मैंने अध्यक्षता में अपनी
दिल्ली का लोकल बॉडी भी जीता हमने, तब भी काफ़ी जीत का भी एहसास है हमको सुधीर भाई। अभी तक हम करीब 15 स्टेट में 15 चुनावों में भाग ले चुका हूं, और मैं आज बैठने के पहले मैं देख रहा था, उसमें से हम 11 चुनाव जीत चुके हैं प्रचार के बाद। तो लेकिन जो आपने ये बातें कही लोकल लीडरशिप की, ये चर्चा अपने दल में भी होती है। कई बार एक ही लेवल के कई लीडर हो जाने से बहुत समस्या भी आती है, खासतौर से बिहार की और दिल्ली की दोनों बातें हैं, उसमें हम आपकी टिप्पणी का ध्यान रखेंगे। जी मनोज जी, एक और बड़ी बात यह है कि बिहार में देखिए, चाहे लालू रहे हों और नीतीश रहे हों, लेकिन बिहार के आदमी को बड़ा बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाम शोहरत कमाने के लिए, या अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी बाहर ही निकलना पड़ता है। बिहार में रहकर आप अच्छा जीवन शायद ना जी सकें। आप भी अपना भी अगर आप देख लीजिए, आपके जैसे भी कितने युवा हैं जो कि बाहर आकर जिनको काम करना पड़ा। आज दिल्ली में, आपको भी दिल्ली में रहकर ही, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी दिल्ली से ही चुनाव लड़ना पड़ा। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या बिहार की है, ये जो पलायन हो रहा है, और इस पलायन का किसी पार्टी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ये एक लंबे समय से चल रही समस्या है सुधीर भाई। बिहार से जो पलायन हुआ ना, अब फिर वही याद आती है कि शुरुआत कहाँ से हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैं तो सांसद हूँ, लेकिन मैं जब सिंगर के रूप में और एक्टर के रूप में भी जब मैंने थोड़ी सी ज़मीन तलाशनी शुरू की, तो हमें बिहार के बाहर जाना पड़ा, या थोड़ी सक्सेस मिल गई। तो मैं बात कर रहा हूँ 1996-97 की। तो उस समय बिहार में रहना हम लोगों के लिए बड़ा घातक था। अब उस समय की याद, अब आगे कैसा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 15 साल में तो एक सुरक्षा की भावना आई। लेकिन कई बार हर स्टेट छोड़ने को पलायन नहीं बोल सकते। जैसे आप जिस स्टेट से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप दिल्ली हैं, तो आप पलायन करके नहीं आए। एक प्रकार से कहना चाहिए कि बरगद का पेड़ गमला में नहीं लगता है। कई बार बाहर जाना पड़ता है बड़ी टैलेंट को, लेकिन बिहार के साथ ऐसा हुआ कि छोटे छोटे श्रम के लिए भी बाहर जाना पड़ा, और रिजल्ट चाहे जो भी हो सुधीर भैया, नीतीश कुमार जी ने बिहारियों को वापस आने का और वापस आकर के रोजगार करने का, करीब 68 इंडस्ट्री आई है, उसमें भी काम बहुत हुआ है। लेकिन अब फ्यूचर के बिहार के लिए इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उतने से काम चलेगा नहीं, और बिहार में वो पोटेंशियल है। इसलिए मैं जब प्रचार कर रहा था, सुधीर भाई आप तो बिहार गए होंगे, आजकल 200-200 किलोमीटर की दूरी 80-80 किलोमीटर हो गई, ऐसे नदियों पे पुल बने। तो हमें ये भी लगता है कि जब बिहार की जनता डिसाइड करेगी, तो उसको ये तो पता है कि नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी के समय काम बहुत हुआ, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हम लोगों को सुनाई दी हैं, बड़ी ईमानदारी से मैं बोलूँगा, जिसमें बिहार की जनता बड़ी कंफ्यूजन में दिखी कि यार विकास भी हुआ है, पीछे वालों से डर भी लगता है, लेकिन हमें अभी वर्तमान सरकार से कुछ शिकायतें भी उनकी हैं। तो कुल मिलाकर के आज इस पवित्र दिन का जो भी निर्णय होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जी ये पूरे बिहार के लिए एक नई दिशा दे के जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। मनोज जी, आप तो स्टार कैंपेनर थे बिहार में, और आपने बहुत प्रचार भी किया, पहले भी किया, अभी भी किया। क्या आपको ऐसा लगा कि अगर आप नीतीश कुमार के अलावा किसी और चेहरे को लेकर आते तो शायद आपका प्रदर्शन अच्छा होता? नीतीश कुमार का जो चेहरा था वो आपके लिए सबसे बड़ा बैगेज बना। देखिए सुधीर भाई, अब तो वोटिंग खत्म हो चुकी है, रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, काउंटिंग शुरू है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि मैं बड़ी विनम्रता से बोलूँगा कि पता नहीं क्यों इतना काम करने के बाद भी एक नीतीश जी के प्रति लोगों में मरमरिंग तो बहुत ज़्यादा देखी हमने कि
वो उनके नेतृत्व को लेकर के, या कुछ लोग ये कहते थे कि बहुत लंबा हो गया, लेकिन वो ये भी कहते थे कि नीतीश जी ने बिहार को बदला है, बहुत काम किया है। तो ये बातें सुनने को तो मिलती थी। लेकिन वही बात है कि अब सेम पिक्चर, सेम फिल्म कितने दिन तक जनता देखती रहेगी? आप तो फिल्मों में आप काम करते हैं, एक ही फिल्म बार बार 15 साल से जनता वही फिल्म देख रही है, वही चेहरा देख रही है, वही स्क्रिप्ट, वही डायलॉग। तो इस बार जनता ने कह दिया कि भाई अब कुछ और दिखाओ। अभी पता नहीं कहा है कि नहीं कहा है, लेकिन कभी कभी मुगले आजम बहुत लंबे समय तक भी दिखी जाती है। कभी कभी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत लंबे समय तक भी चलती रहती है। तो देखिए अब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का नया वर्जन है मनोज जी, वो है दिमाग वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस बार दिमाग वाले ले गए। खैर मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल वालों की जरूरत हमेशा रहेगी जी। आज जो भी, थैंक यू सुधीर भाई, थैंक यू। जी मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छी तरीके से हमसे बात की और ईमानदारी से आपने जवाब भी दिया, और फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.